चाहूँगा। जो इतना बड़ा एक बर्निंग ज्वलंत मुद्दा है, जो इंटरनेशनल मुद्दा है, उसके ऊपर आपने यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। चाइना में ये पहली बार या ये पहला हादसा या वाकया नहीं है। लगातार पिछले 70 सालों से चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर एक कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ पे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है उनको किसी भी तरीके से उनको इस्लाम से दूर कर दिया जाए, उनके रिलीजन, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है उससे उनको दूर कर दिया जाए। और जो कम्युनिस्ट का विचारधारा है एथिज्म का, उसके साथ जबरदस्ती उनमें मर्ज कर दिया जाए। इससे पहले भी लगातार हम सुनते आए हैं कि जब भी रमजान का महीना आता है और चाइना के मुसलमान जब रोजे रखते हैं तो उनके साथ जुल्म और जबर किया जाता है, मस्जिद में उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। और हद तो ये हो जाती है कि ये भी खबर आता है कि चाइना में इस बात पे भी बैन लगा दी जाती है कि वहाँ पे मस्जिदों में या घरों में कुरान की तिलावत नहीं की जा सकती है। ये निहायत ही शर्म की बात है। और ये सिर्फ चाइना में ही नहीं, अगर रसिया का आप चेचन्या का जिक्र करेंगे, चेचन्या के बारे में आप जानेंगे तो वहां भी इसी तरह का जुल्म होता है। पूरे दुनिया में 20% के करीब आबादी, 20 से 22% के करीब आबादी मुसलमानों की, यानी हर चौथा इंसान मुसलमान है। वो मुसलमान कम्युनिटी जिसकी पूरी यकीन पीस पे, कम्युनल हार्मोनी पे निर्भर करती है, जो इस बात पे पूरे यकीन के साथ कहता है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं और हम पीस, अमन और भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं, तो हमारे साथ भी अमन से सलूक किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि एक साजिश के तहत जहां भी मुस्लिम माइनॉरिटीज में है, जिस कंट्री में भी मुस्लिम माइनॉरिटी में है, वहां पे कैसे वहां की गवर्नमेंट जुल्म करती है। और जिस कंट्री में मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां पे टेररिज्म का नाम लगा के, टेररिज्म का टैग लगा के उन पे हमला किया जाता है और उनके इकोनॉमी के, उनके कंट्री के, उनके सोशल स्टेटस को, सोशल लाइफ को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जांपल ईरान का है। इराक सद्दाम हुसैन की कंट्री का है, अफगानिस्तान का है, कि कैसे इन दोनों कंट्री पे रासायनिक हथियार रखने का जुर्म इल्जाम लगाया गया और उन पे हमला अमेरिका और नाटो फोर्सेस द्वारा हमला किया जाता है और उस दोनों कंट्री को कैसे बर्बाद कर दिया गया। हमारे सामने एग्जांपल सीरिया का है, हमारे सामने एग्जांपल लीबिया का है, हमारे सामने इतने बड़े एग्जांपल पड़े हुए जो हमें एक खुला पैगाम दे रहा है कि अगर हम अभी नहीं जगे, अपने हक को लेके अभी इकट्ठे नहीं हुए और दुनिया में कहीं भी मुस्लिम समुदाय पे, मुस्लिम कम्युनिटी पे जुल्म हो रही है, उस जुल्म के खिलाफ हम आवाज नहीं उठाए तो यकीनन एक के बाद एक हमारे कंट्री को, हमारे जमीन को निस्तो नाबूद करके हमें रिफ्यूजी कैंप में रहने पे मजबूर कर दिया जाएगा। अगर सीरिया का आप एग्जांपल देखिए तो सीरिया में किस तरीके से वहां पे नाटो फोर्सेस द्वारा या नाटो अलायंस द्वारा वहां पे हालात खराब किए गए। यमन का एग्जांपल आपके सामने है कि यमन में यह हाल है कि वहां के बच्चे पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं। इस तरह का जो जुल्म जबर का माहौल एक बनाया गया है, ये हमारे जो इस देश के भी मुसलमान हैं उनके लिए भी एक खुला मैसेज है कि वो वक्त दूर नहीं है जब यहाँ की हुकूमतें हम पे तो जुल्म कर ही रही है, इसके साथ साथ वो भी वक्त करीबी है जब बाहर से भी हुकूमतें यहाँ के हुकूमत के साथ मिलकर अपने जुल्म को बढ़ाएगी और हमारी पहचान को खत्म करने की कोशिश करेगी। साथियों, जैसा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उम्मत एक जिस्म की तरह है, अगर जिस्म के किसी भी कोने पे तकलीफ होती, जिस्म के किसी भी एक कोने में तकलीफ होती है तो जिस तरीके से पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, ठीक उसी तरह इस पूरे दुनिया में अगर किसी भी कोने में एक उम्मत में तकलीफ होती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस तकलीफ को हम बराबर के साथ महसूस करें। साथियों, इस मौके पे मैं एक वाकया का जिक्र करूंगा जब खिलाफत सिस्टम था, जब अरब से तिजारत करके मुस्लिम ताजिर हिंद महासागर के तरफ बढ़े तो उनके सामान लूट लिया गया। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है,
लेकिन इस बार आप लोग पढ़े होंगे किताबों में, तो उस वक्त के जो खलीफा थे उन्होंने एक फौज तैयार किया और फौज को रवाना किया और भेजा कि जो भी मुस्लिम ताजिरों का सामान लूटा है उनके खिलाफ जाके कार्रवाई करो और उनके जो भी वहां पे नुकसान है उस नुकसान का भरपाई करवाओ। तो ये सिस्टम होना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी भी कोने में अगर जुल्म होता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उस जुल्म के खिलाफ जिस कैपेसिटी में भी रह के आवाज उठा सकते हैं उस पर आवाज उठाए। साथियों, चाइना में जो हुआ इसमें और साथी आएंगे ऐड करेंगे, लेकिन साथ साथ रोहिंग्या में भी बर्मा की जो कम्युनिटी है रोहिंग्या, उन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया, सिर्फ इसलिए उनके घरों को जला दिया गया, लाखों के तादाद में उन्हें देश छोड़ने के इसलिए मजबूर कर दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। लेकिन एक भी बार बुद्धिस्ट लोग जो लाखों के तादाद में मुसलमानों को रोहिंग्या से बाहर निकाले, जो लाखों के तादाद में रोहिंग्या को मजलूम बना दिए, बेघर बना दिए, उनके औरतों का रेप किए, उस बुद्धिस्ट कम्युनिटी पे एक बार भी आतंकवादी का टैग नहीं लगाया। लेकिन जो मुसलमान अपने ही देश में अपने ही जमीन पे अपनी निजाम कायम करना चाहते हैं, अपनी शरीयत के मुताबिक जीना चाहते हैं, वहां पे उन्हें टेररिज्म का टैग लगा के उन पे हमला कर दिया जाता है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आखिर कौन है? मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि यूनाइटेड नेशन से बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं जो टेररिस्टों का संरक्षण कर रहा है। अगर यूनाइटेड नेशन टेररिस्टों का संरक्षण नहीं कर रहा होता तो वो रसिया पे बैन लगाता, वो अमेरिका पे बैन लगाता, सीरिया और लीबिया से लेके अफगानिस्तान से लेके ईरान में इराक में हुए तमाम तबाही के लिए सवाल करता और जो भी देश उसमें शामिल थे, जो इन देश की बर्बादी में शामिल थे, उन पे बड़ा जुर्माना करता, उन पे तमाम तरीके का प्रतिबंध लगाता। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जिन देशों पे हमला होता है, जिन देशों में मुसलमानों की जान माल, उनकी इज्जत लूटी जाती है, उनके अपने ही देश में उन्हें रिफ्यूजी बन के रहने में मजबूर कर दिया जाता है, उल्टा उन्हीं मुसलमानों पे टेररिज्म का केस लगा दिया जाता है। साथियों, आपको जान के हैरानी होगी कि सीरिया के जो लोग जो अपनी जिंदगी खुशी के साथ जीते थे, उनका जिंदगी इतना बर्बाद कर दिया गया है कि वहां उनकी बहनें, उनकी महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको एक सेक्स वर्कर में तब्दील करके जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया गया है। उनके बीचों में नशा का स्मगलिंग कराया जा रहा है। जो भी रिफ्यूजी कैंप में वो लोग रह रहे हैं, उनकी जिंदगी किसी जानवर से कम नहीं है। साथियों, इस दर्द को हमें समझना होगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल का शेर है कि अगर कोई भी तालीम में अगर इस्लाम नहीं आता है, इस्लाम का जिक्र नहीं आता है, इस्लाम की पैरवी नहीं आती है, तो वो तालीम किसी फितना से कम नहीं है। साथियों, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें तालीम एक अच्छा मुसलमान बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है, या फिर हमें फितना में तब्दील कर देता है। साथियों, ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, ये सिर्फ किसी मुसलमान या मुस्लिम समाज के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस देश में किसी दलित के साथ नाइंसाफी होती है उसके लिए भी खड़े होते हैं, किसी पिछड़े के साथ नाइंसाफी होती है तो उसके लिए भी खड़े होते हैं। और जब आज दुनिया के कोने कोने में मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए भी खड़े हों और उनके लिए भी इंसाफ की मांग करें, क्योंकि एक मुसलमान है और एक इस्लाम के मानने वालों के लिए ये साफ नबी का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें हर जुल्म के आगे खड़ा होना है और हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। अगर ताकत है तो ताकत से उसको रोको, अगर ताकत नहीं है तो जबान से, अपने अल्फाज से उसको रोको। अगर उतना भी नहीं कर सकते हो तो अपने दिल में उसको बुरा भला कहो, उसको क्रिटिसाइज करो। साथियों, हम तो ताकत से रोकने के लायक नहीं है, लेकिन हमारी जबान को अल्लाह ताला ने आज भी वो कुव्वत दे रखी है, आज भी वो आज़ादी दे रखी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इससे पहले वो जालिम लोग हमारे जबान को सील दे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जबान को खोलने वाले बने और अपने जबान से उस जुल्म को, उस जबर को क्रिटिसाइज करे, उसके खिलाफ खड़ा हो। शुक्रिया साथियों।